क्लास कैसे हो भी सभी? बढ़िया हो? चलो अच्छी बात है। कल हमने टॉपिक पढ़ा था भारत की जलवायु। जलवायु क्या होती है? जलवायु क्या होती है? हमारे पास टॉपिक था कल का कि भारत की जलवायु। जलवायु क्या होती है? जलवायु वर्ड से क्या तात्पर्य है? यानी कि वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे समय तक स्थिर बनी रहे और कितने टाइम तक 30 से 35 वर्षों तक स्थिर बनी रही, उसको हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। और ये जलवायु अवस्था कैसी है? मौसम की। और मौसम क्या है अभी? मौसम है तापमान, आर्द्रता और वर्षा का विवरण है जो वायुमंडल की अवस्था जल्दी जल्दी चेंज हो जाती है, यानी कि जल्दी जल्दी बदल जाती है। तो उसी पर बेस पर भी तो सॉन्ग भी तो बनाया गया था ना, कहीं तुम मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे। यही सिचुएशन रहती है कि कोई ना कोई चीज हो, कोई सॉन्ग बनता है हमेशा फैक्ट पे ही बनता है भी, मौसम पे बनाया गया है। तो मौसम क्या है भाई? परिवर्तनशील है। जैसे आपका भी किसी भी प्रकार को लेके कोई मौसम बना हुआ हो और वो चीज पूरी हो जाए तो भाई मौसम बदल जाता है। मान लेते हैं भी डांस के लिए है, डांस को मन कर रहा है, डीजे भी आ जाए, घंटे 2 घंटे बाद में क्या है? डांस होगा। और डांस होने के बाद में चलो भाई अब हम थक चुके हैं, सिचुएशन बदल चुकी है। यही क्या है कि मौसम है। और मौसम में और चीजें भी देखी थी कि जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी को हमें कितने भागों में बांटते हैं? 0 डिग्री 2 भागों में बांटेगी। ऊपर आती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा और नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा। इन दोनों के बीच में जो हवाएं चलती है या इनके बीच का जो मौसम होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र जहां पर भाई हमेशा गर्मी रहती हो और उस क्षेत्र का तापमान 18 डिग्री से कम न हो, उसको हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और भारत कहाँ पर स्थित होता है? भारत के लोकेशन ये गुजरात, इसी प्रकार से कर्क रेखा इनके मध्य से गुजरती है और ये आगे चलता रहता है, अपना भारत है इस प्रकार से। अब क्या होता है? भारत की जलवायु कैसी है? मानसून क्या है? उससे पहले भी भारत की जलवायु क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? मानसून अरबी शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ है कि ऋतुओं के साथ में हवा में परिवर्तन। यानी कि 6 महीने हवा समुद्र से स्थल की ओर और नेक्स्ट 6 मंथ स्थल से समुद्र की ओर चलती है, उसको हम क्या कहते हैं? यानी कि मानसून है। तो ये सिचुएशन हमें जैसे 6 महीने एक तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, यहाँ से हवाएं इस प्रकार जा रही है और नेक्स्ट 6 मंथ क्या है? वापिस आ रही है। तो इस प्रकार से भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ये भारत का जलवायु विभाजक किसे माना जाता है? हिमालय को माना जाता है। और इसके बीच में ये पवनें कौन सी चलती है? यहाँ पर 23.5 डिग्री से और इस 23.5 डिग्री के मध्य में कौन सी पवनें चलेंगी? व्यापारिक पवनें चलती हैं। व्यापारिक पवनें। जो स्टूडेंट कल एब्सेंट था वो कल की वीडियो देख लेना, और जो वीडियो आज देख रहा है अभी वो कल वाली वीडियो देख लेना भाई, ये बेस रहेगा। अब क्या होता है कि अगर सूर्य 0 डिग्री पर लंबवत है तो हवाएं कैसे चलती रहेंगी? हवाएं कैसे चलती हैं? हवा चलने का रूल क्या होता है कि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं या लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर? हाई से लो। हाई में क्या होगा? यहाँ पे हाई में क्या होता है? ठंड होती है। और गर्म, लो में क्या होते हैं? गर्म। तो यहाँ पर गर्मी है, तो गर्मी है तो यहाँ से हवाएं क्या होगी भाई? यहाँ पर गर्म हवाएं उठेंगी, इधर जाएंगी और वापस आना स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कि ये हवाएं कुछ इस प्रकार से इसमें चलती रहती हैं। सूर्य कहाँ है अब सिचुएशन में? 0 डिग्री पर लंबवत है। और उसके बाद अगर ये गर्मियों में क्या होता है? जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी तो ये 23.5 डिग्री पर लंबवत होगा। तो लंबवत होगा तो ये ITCZ यानी कि निम्न दाब पेटी अब कहाँ पर बनेगा? इस क्षेत्र पे बनेगा। और इधर क्या हो जाएगी? ठंड हो जाएगी। तो ये आगे चलकर ये हवाएं क्या होती हैं अभी? इस प्रकार से फॉलो करना स्टार्ट कर देती हैं। और ये चीज़ें कल हमने भी बहुत अच्छे से देखा था। और ये क्या है? व्यापारिक पवनें।
एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय मानसून जो है ये दक्षिण की व्यापारिक पवने ही है। और 23.5 के ऊपर जो 66.5 के बीच में जो हवाएं चलती है उसको हम क्या बोलते हैं अभी, पछुआ पवनों के नाम से जानते हैं, पछुआ पवने। आज के क्लास में मेन बात जानने की क्या जरूरत है कि ये हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी भी। कल हमने और भी देखा था कि मानसून का आगमन और मानसून का निगमन भी देखा था। उसके बाद में शीतकाल की वर्षा देखी और ग्रीष्मकाल की वर्षा। जो मानसून का आगमन था वो कब से कब तक था, 1 जून से लेकर और 1 सितंबर तक ये मानसून का आगमन है। उसी बात को भाई आगे लेके चलेंगे हम, मानसून का आगमन। मानसून का आगमन कब से कब तक होगा, 1 जून से लेकर 1 सितंबर तक। इस सिचुएशन में बात आप ध्यान से समझना भाई, समझी हुई बातें हमेशा याद रहेंगी। यही है एक वर्ल्ड मैप है और वर्ल्ड मैप में 23.5 डिग्री ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है भाई। इस प्रकार से है और ये भारत के क्या है भाई, ठीक बीचों बीच से जा रही है। तो अब क्या है, सूर्य इस स्थिति में लंबवत है, ITC Z इंटर ट्रॉपिकल जोन 23.5 डिग्री रेखा पर बना हुआ है। गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी होगी तो इस सिचुएशन में जो 23.5 डिग्री मकर रेखा है यहाँ पर क्या है, ठंड होती है। और ठंड होने के कारण ये हवाएं, यहाँ पर प्रेशर कौन सा है, लो प्रेशर, और इधर कौन सा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर। अब हवाएं कैसे चलेंगी, कुछ इस प्रकार से ये चलना स्टार्ट। 0 डिग्री तक तो ये इस दिशा में जाती है, उसके बाद में इसका रुख बदल जाता है और ये आगे इस प्रकार से चलना स्टार्ट कर देती है। ये सारी पृथ्वी पे ऐसे ही चलेंगी, लेकिन अपना इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो अपने इंडिया को कवर करते हुए चलना है। ये कुछ इस प्रकार से जाएंगी भाई और ये आगे चलती रहती है, ये आगे चलेंगी और चलती जाएंगी। तो ये क्या हो रहा है कि जो मानसून का आगमन है, इस समय सूर्य 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर लंबवत है। वहां पर गर्मी के कारण लो प्रेशर बना हुआ है और दक्षिणी गोलार्ध में इधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ क्या है, हाई प्रेशर बना हुआ है, ठंड है। तो हवाएं कैसे चलेंगी, उत्तर से लेकर दक्षिण से लेकर उत्तर दिशा की ओर चलती हैं। अगर ये उत्तर दिशा की ओर हवाएं चल रही हैं, मानसूनी हवाएं हैं, और उसके साथ वर्षा होती है, उसके पीछे कारण क्या है कि अगर यहाँ से ये अफ्रीका है, अफ्रीका वाले क्षेत्र में इधर से भी हवाएं जा रही हैं, ये हवाएं वर्षा नहीं करती। ये हवाएं इंडिया में वर्षा कैसे करती हैं, क्योंकि ये समुंदर के ऊपर से होकर आती है ना, तो अपने साथ में क्या कर लेती हैं, जल ग्रहण कर लेती हैं। और उसके बाद जैसे ये आगे पहुंचेंगी भारत के सूखे क्षेत्र पे, तो उस समय वहाँ पर क्या करती हैं, ये वर्षा करने का काम करती हैं। तो ये सिचुएशन आती है। और उसके बाद और भी आपको थोड़ा सा बात को समझाएं, ये इंडिया है, इंडिया का मैप अलग से बनाना पड़ेगा। ये इस प्रकार से, यहाँ पर क्या है भाई, अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार की जो दक्षिणी बिंदु था वो कौन सा था, 6 डिग्री 4 मिनट तक था। और इधर यहाँ पर कितने पे था, 8 डिग्री 4 मिनट पे जो मुख्य भूमि के साथ में बिंदु था। अब हवाएं कैसी और आ रही है, हवाओं की सिचुएशन कैसी है, ये मानसून कैसा है, यानी कि इस स्थिति में आ रहा है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। यानी कि साउथ वेस्ट की मानसून हवाएं इस दिशा में चल रही है, हमारे पास ऐसे चल रही है। तो मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पर आएगा, केरल में आएगा, कहाँ पर आएगा, सबसे पहले मानसून कहाँ पर आएगा,
सबसे पहले मानसून आता है अंडमान निकोबार में, क्योंकि अंडमान निकोबार जब यहाँ से देखेंगे वर्ल्ड मैप में तो कहाँ पर मिलता है हमें, ये है दक्षिणी बिंदु जो कि केरल वाला है, और ये यहाँ पर अंडमान निकोबार जो कि इससे नीचे है। और हवाएं कैसे चल रही हैं, कैसे रुख में चल रही हैं, ये अंडमान निकोबार है और ये केरल वाला है, और हवाएं इसी रुख में चल रही हैं, सभी जगह से ऐसे ही जा रही हैं, सभी जगह से ऐसे जा रही हैं। तो सबसे पहले मानसून आता है अंडमान निकोबार में। मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग की, आपने पढ़ा है कि सबसे पहले मानसून केरल में आता है, लेकिन जिस दिन ऑप्शन में अंडमान निकोबार आ गया ना तो एक नंबर लेने की बजाय देना पड़ जाएगा भाई। हाँ जी, फिर थोड़ा सा और बात को समझें। सबसे पहले मानसून कहाँ पर पहुंचा, अंडमान निकोबार में, और उसके जस्ट यानी कि 1 वीक के बाद में केरल में पहुंचता है, और केरल में पहुंचेगा यानी कि प्रायद्वीप भारत में पहुंचेगा। और प्रायद्वीप भारत में हमने पश्चिमी घाट पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पश्चिमी घाट की सिचुएशन कैसी थी, उसकी लोकेशन कैसी थी, ये एक प्रकार से यू टाइप की थी या नहीं थी। यहाँ पर उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, और मध्य सह्याद्री के बाद में ये कुछ इस प्रकार से चला गया था, इधर ये भी था, और इधर नीचे दक्षिणी सह्याद्री की पहाड़ियाँ थी। ऐसी सिचुएशन थी, ऐसी सिचुएशन हमने पढ़ी है प्रायद्वीप भारत में जब पश्चिमी घाट पड़ा था। तो जब यहाँ पर आता है ये हवाएं इस प्रकार से आ रही हैं पैरेलल, जब केरल के पास में पहुंचेगा तो ये मानसून 2 भागों में अलग अलग दिशाओं में बंट जाता है। कौन सी दिशाएं होंगी, यहाँ पर सागर कौन सा आता है, अरब सागर, और इधर से कौन सा आ रहा है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। जब केरल के मालाबार तट से टकराएगा उसके बाद में भारतीय मानसून 2 शाखाओं में बंट जाता है, एक तो आता है अरब सागर और एक आता है बंगाल की खाड़ी। ये सिचुएशन चलती रहेगी। अब क्या है, हवाएं इधर से भी आ रही है, आ तो सभी जगह से रही है, ये इधर से भी आएगी, इधर से भी आ रही है, और ये आगे चलती रहेगी। ऐसे चल रही है ना, ये ऐसे तो है नहीं कि भी केरल के पास में पहुंची है, चल तो सारी पृथ्वी पे ही रही है, समांतर चल रही है, और ये इधर आगे इधर से सीधी चली जाती है इस प्रकार से। और ये अंडमान निकोबार में क्या है भाई, यहाँ से सबसे पहले पहुंचेगी, और केरल क्या ऊपर है, यहाँ से ये चलती जाएंगी भाई, इनको जाने देना है, हमें कोई रोकना नहीं है, आगे चलती जाएंगी। तो ये अब क्या है कि केरल तट पर पहुंचने के बाद में मानसून 2 शाखाओं में फट जाता है, एक तो आता है अरब सागर की शाखा और सेकंड आएगी बंगाल की खाड़ी की शाखा। जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, यहाँ से चलने के बाद में ये क्या है, इधर पश्चिमी घाट के समानांतर हो जाती है और ये आगे चली जाती है भाई। इसका कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलता प्रायद्वीप भारत में। जैसे ये अरब सागर की शाखा है, ये 1 जून के आसपास केरल तट पर पहुंचेगी, और केरल तट पर पहुंचेगी तो सबसे पहले क्या करती है, ये मालाबार तट पर वर्षा करती है, और सेकंड शाखा इसकी 5 से 10 दिन बाद में मुंबई के तट पर यानी कि महाराष्ट्र पर पहुंचती है, और तीसरी शाखा ये गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में आती है, और उसके बाद में यहाँ पर अरावली पर्वत हमने पढ़ा था, उसके समानांतर होते हुए ये आगे चली जाएगी। ये हवाएं क्या है, अब आगे आएंगी, ये हरियाणा और पंजाब में वर्षा करने का काम करती हैं। आई बात समझ में सभी को, इस प्रकार से ये आगे चलती रहती हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये आगे चली गई, आगे चलती गई। चलो यहाँ से थोड़ा बहुत इन्होंने बांग्लादेश में बारिश कर दी। जब हमने हिमालय पढ़ा और हिमालय के एंड में एक पर्वत पढ़ा था अराकोनयोम पर्वत, वो कहाँ पर था, भारत और म्यांमार की सीमा पर था। भारत और म्यांमार के मध्य में क्या कर रहा था, वो एक सीमा बना रहा था। तो यहाँ पर जब सीमा बना रहा था तो इससे क्या होता है, यह पर्वत यहाँ पर है और ये हवाएं क्या होगी, इससे टकराएंगी, और इससे टकराने के बाद में ये वापस इंडिया की तरफ चली जाती हैं भाई, वापस ये इंडिया की तरफ चली जाएंगी और चलती जाएंगी। ये दोबारा से क्या होगा, अब ये आगे चलती जाएंगी, कुछ ये 2 शाखाओं में आएंगी। एक शाखा मतलब यहाँ से क्या होगा, इधर अपने हरियाणा, पंजाब और यूपी की तरफ आती है, और इधर से ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है ना, ये दोनों यहाँ पर टकरा जाती हैं, और टकराने के बाद में बहुत भयंकर बारिश करती हैं अभी, जो कि पिछली बार हुआ था।
जिसका परिणाम हमें फतेहाबाद में बाढ़ के रूप में देखने को मिला था। इस प्रकार से, और सेकंड शाखा आती है, ये इधर से चली जाएगी, ये मेघालय और असम ब्रह्मपुत्र घाटी की तरफ जाएगी, और मेघालय यहाँ पर है, और मेघालय में 3 पहाड़ियाँ आती हैं, गारो, खासी और जयंतियाँ। और उसके मध्य में ये क्या होगी कि जैसे 3 पहाड़ियाँ यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनी हुई हैं, और इनके मध्य में क्या है, हवाएं फंस जाती हैं और ये आगे चल नहीं पाती। तो इसी कारण से मेघालय में क्या होती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है। सबसे ज्यादा बारिश कौन सी जगह पे होती है, मौसिनराम में होती है। और सेकंड हमने चेरापूंजी भी सुना है भी, चेरापूंजी, हाँ जी। तो मौसिनराम और चेरापूंजी में क्या फर्क है? हाँ, मौसिनराम और चेरापूंजी दोनों जगह मेघालय में है। हरियाणा की चेरापूंजी किसे बोला जाता है? छछरौली को बोला जाता है। क्या कारण है उसके पीछे भाई? इनका उपनाम, उनकी संज्ञा दी गई है इसे। मौसिनराम और चेरापूंजी में वर्षा के मामले में क्या फर्क है, क्या अंतर है? दोनों जगह बारिश होती है, लेकिन फर्क क्या है, वही तो मैं पूछना चाहता हूं। कोई ना, पूछेंगे तब तक भाई याद कर लेना, 5-10 मिनट का समय लगेगा। ये जो भारत में मानसून का आगमन है, ये बातें आ रही है समझ में आपको? तो समझना और इसको भाई नोट करते रहना। आप क्या है मानसून का आगमन? ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, जिससे यहां पर कौन सा दाब बनेगा? 2 दाब बनेगा या आइए प्रेशर बनेगा? हाँ जी, मानसून का आगमन जून में, या जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब बढ़ जाता है। निम्न दाब बढ़ जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में उच्च दाब बन जाता है। जिससे ये पवनें कौन सी चल रही हैं? 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में व्यापारिक पवनें, जिससे व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं, जिससे व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं। जब ये हवाएं समुद्र के ऊपर से गुजरती हैं तो अपने साथ क्या कर लेती हैं? अभी जल सोख लेती हैं और ये भूमि पर पहुंचने के बाद वर्षा करती हैं। जब व्यापारिक पवनें समुद्र के ऊपर से गुजरती हैं, तब जल ग्रहण कर लेती हैं।
कर लेती हैं और स्थल भाग पर पहुंचकर वर्षा करती हैं। और स्थल भाग पर वर्षा करती है। बिल्कुल बेसिक सी बात है, यह तो सभी को समझ में आ गई होगी भाई। भूमध्य रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है। अब ठीक है, भूमध्य रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है। जब व्यापारिक पवनें समुद्र के ऊपर से गुजरती हैं तो जल ग्रहण कर लेती हैं और स्थल भाग पर पहुंचकर वर्षा करती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून 1 जून के पास केरल के मालाबार तट से टकराता है, जबकि उससे पहले 25 मई के आसपास अंडमान निकोबार पर वर्षा करता है। कर लिया भी नोट सभी ने? जून के प्रथम सप्ताह में मानसून केरल के मालाबार तट पर पहुंचता है। मालाबार तट पर पहुंचता है। जबकि इससे पहले, जून से पहले महीना कौन सा आता है? मई। 25 मई को अंडमान निकोबार में वर्षा करता है। अंडमान निकोबार द्वीप पर वर्षा करता है। इससे क्या मतलब बनता है कि अगर ऑप्शन में अंडमान निकोबार आता है, प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले मानसून भारत में कहाँ पर प्रवेश करता है? केरल होगा, उसके बाद में तमिलनाडु आ जाता है और भी बहुत सारी आ जाती हैं, महाराष्ट्र आ जाएगा, चाहे कर्नाटक आ जाएगा। लेकिन बाई चांस अंडमान निकोबार जब दिन ऑप्शन में आ गया ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार। यह जून के प्रथम सप्ताह में मानसून केरल के मालाबार तट से टकराता है और जबकि उससे पहले 25 मई को अंडमान निकोबार में वर्षा करता है। मालाबार तट से टकराने के बाद में भारतीय मानसून 2 शाखाओं में बंट जाती है। एक तो आएगी अरब सागर की शाखा और सेकंड आएगी बंगाल की खाड़ी की शाखा। केरल में पहुंचने के बाद भारतीय मानसून दो शाखाओं में बंट जाता है। पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है, कौन सी 2 शाखाएं हैं? पहले नंबर पे तो आएगी अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, और सेकंड आती है बंगाल की खाड़ी की शाखा।
बंगाल की खाड़ी की शाखा। अगर इस स्लाइड से बात करें कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, तो पहले प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि भारतीय मानसून सबसे पहले कहाँ पर पहुंचता है, तो हमने केरल के मालाबार तट को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर ऑप्शन में अंडमान निकोबार आ गया ना, तो अंडमान निकोबार इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में दो भागों में बंट जाता है। कौन से दो भाग आते हैं? अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये भी एग्जाम में पूछी गई है। अब हम जिक्र करेंगे अरब सागर की शाखा। अरब सागर की शाखा इस शाखा को भी तीन भागों में बांटा जाता है भाई। अरब सागर की शाखा को तीन भागों में बांटा जाता है। बात कैसे रहेगी थोड़ा सा समझ लेना कि जैसे ये पश्चिमी घाट है यहाँ पर, और ये केरल वाला है, महाराष्ट्र है, उसके बाद में गोवा है, कर्नाटक और केरल है, यही राज्य है यहाँ पे। प्रथम शाखा, सेकंड और तीसरी यानी कि थर्ड। अब हमारे पास में इन शाखाओं को बांटने का मतलब क्या है? ऐसे तो ये है नहीं कि भी कोई बस है, पहली बस को हमने भी चलो यहाँ से जाने दिया, नेक्स्ट बस को भाई 2 घंटे या 3 घंटे के बाद में जाने देंगे, तीसरी बस को भाई उसके 2-3 घंटे के बाद में जाने देंगे। शाखाओं का मतलब तो यही होता है ना भाई। शाखा का मतलब क्या होगा कि एक शाखा पहले आ रही है, एक दूसरी आ रही है, तो यानी कि नियमित अंतराल के बाद में कुछ चीज़ें आगे चल रही हैं। लेकिन इसकी जब 3 शाखाओं को बांटेंगे ना, तो 3 शाखाओं में पहली शाखा जैसे ये हवाएं 0 डिग्री यहाँ पे है, 0 डिग्री के बाद में हवाएं कुछ इस प्रकार से चल रही हैं, ये इस प्रकार से चल रही हैं। तो चल रही है तो सबसे पहले हवा कहाँ पर टकराएगी? केरल में टकराएगी, क्योंकि इसके बाद जब आगे महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे तो इसको इस हवा को यहाँ पर आने में क्या है भाई, और ज़्यादा समय लगेगा। गुजरात पर पहुँचने के लिए ये हवा यहाँ से आएगी तो इसको क्या है भाई, और ज़्यादा समय लगेगा। यानी कि इसको टाइम के अकॉर्डिंग हमने बांट लिया है। शाखाओं का मतलब यही है कि जो पहले यहाँ पर पहुंची तो इसको पहले शाखा यह बांट दिया, और उसके बाद इस हवा को यहाँ पर पहुंचने में क्या है, ज़्यादा समय और लगेगा, तो और ज़्यादा समय लगेगा, तो यानी कि इसको समय के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, 3 शाखाओं में बांट दिया। यानी कि जैसे जैसे ये हवा सबसे पहले तो यहाँ पर टकराएगी, उसके बाद में यहाँ से चलने वाली इसको और ज़्यादा समय लगेगा तो ये यहाँ पर टकराएगी, नेक्स्ट में और ज़्यादा यहाँ पर पहुँचेगा तो इसको और ज़्यादा समय लगेगा। यानी कि समय के अकॉर्डिंग इसको हमने बांट लिया है। तो यहाँ पर जब इसको बांटा है तो प्रथम शाखा क्या है कि 1 जून के आसपास या जून के प्रथम सप्ताह में केरल के मालाबार तट पर क्या करती है, बारिश करती है। और जब ये यहाँ से बारिश करेगी तो यहाँ पर कौन सा पर्वत है, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है। एक बात और ध्यान रखना हमेशा, जो हवाएं बारिश करेंगी वो कैसी होंगी, ठंडी हवाएं होंगी, यानी कि नरम हवाएं होंगी। अगर हवाओं को किसी पर्वत को पार करना होगा ना, तो पार करने के लिए उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा भाई, गर्म होना पड़ेगा। और जब वो गर्म होंगी तो क्या हो जाती है, हवाएं सूख जाती है, वो वर्षा नहीं कर पाती। तो जैसे ही प्रथम शाखा यहाँ पर आई केरल के पास में, तो ये क्या करेगी, पश्चिमी घाट से टकराएगी या दक्षिणी सह्याद्री से टकराएगी, और टकराने के बाद में यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा करेगी। और यहाँ पर पर्वत मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री दोनों ही हैं। ये हवाएं कैसी हैं, ठंडी हवाएं हैं, ऊपर ये ज़्यादा जा नहीं सकती, ज़्यादा ये ऊपर नहीं जा सकती, तो ये क्या करती हैं भी, पश्चिमी घाट के इधर इस साइड ही, पश्चिमी घाट के पश्चिम में ही वर्षा करती हैं, इसके पूर्वी साइड की ओर ये वर्षा नहीं कर पाती। और यहाँ से जो राज्य आते हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इस अरब सागर की शाखा से यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती। ये एक प्रकार से वृष्टि छाया क्षेत्र में शामिल होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि जो अरब सागर की पहली शाखा है ये कहाँ पर वर्षा नहीं करती, तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा नहीं कर पाती है। लिखिए भाई, अरब सागर की शाखा को 3 भागों में बांटते हैं। इस शाखा को 3 भागों में बांटते हैं। इस शाखा को 3 भागों में बांटते हैं। प्रथम शाखा
क्या होगा, 1 जून को केरल के मालाबार से तट से टकराती है और भाई भारी बारिश करती है, और इस वर्षा से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा नहीं हो पाती। वह एक वृष्टि छाया क्षेत्र है। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है आपको उसके बारे में बता दें। जैसे ये कोई पर्वत है बहुत बड़ा, इसके एक तरफ तो क्या है बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और इधर इसके भाई सूखा पड़ा है, उसको हम क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र बोला जाता है। आसान सी बात है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है भाई। प्रथम शाखा 1 जून को केरल के मालाबार तट पर पहुंचकर पश्चिमी घाट पर वर्षा करती है। घाट पर वर्षा करती है। और पश्चिमी घाट के कौन सी साइड करेगी ये, पश्चिमी घाट के भी पश्चिमी ढलान पर वर्षा करती है, जबकि पूर्वी ढलान पर इस वर्षा का प्रभाव कम देखने को मिलता है, जिससे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्या हुई, वर्षा कम होती है। उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। इस शाखा से पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर अधिक वर्षा होती है। ढलान पर अधिक वर्षा होती है। जबकि पूर्वी ढलान पर इसका प्रभाव कम देखने को मिलता है। जिससे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वृष्टि छाया क्षेत्र है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वृष्टि छाया क्षेत्र है। ये इसका प्रभाव रहेगा भाई, वृष्टि छाया क्षेत्र है। प्रथम वीक की बात है जून के, और ये केरल के मालाबार तट पर पहुंच चुका है। इसके ऊपर जब ये आगे चलेगा, गोवा चलेगा और महाराष्ट्र की ओर चलेगा, कर्नाटक की ओर चलेगा, तो इसको क्या है भाई, और ज़्यादा समय लगेगा। तो और ज़्यादा समय लगेगा तो इसकी सेकंड शाखा आएगी। तो सेकंड शाखा क्या काम करेगी कि ये मुंबई के, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में पहुंचता है और वहाँ पर भाई भारी बारिश करेगा। और यहाँ पर क्या है, पश्चिमी घाट तो निरंतर ही चल रहा है, जिससे आगे चलकर ये छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन पर क्या है भाई, इस सेकंड शाखा का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। पढ़ा है छत्तीसगढ़ में महानदी के बेसिन या महानदी की घाटी, पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? याद क्यों नहीं है भाई? जब हमने दंडकारण्य का पठार पढ़ा था
तब उसका जिक्र आया था या नहीं आया था? दंडकारण्य का पठार पड़ा था, तब उसका जिक्र आया था या नहीं आया था? महानदी बेसिन आया था। यह कर लिया नोट भाई। उसके बाद दूसरी शाखा, पांच से 10 जून को अरब सागर की शाखा मुंबई में पहुंचती है। इसका प्रभाव मध्य भारत में देखने को मिलता है, परंतु छत्तीसगढ़ बेसिन घाटी में यह क्या है कि वृष्टि छाया क्षेत्र है। इससे मध्य भारत में अच्छी वर्षा होती है। जबकि छत्तीसगढ़ बेसिन में इसका प्रभाव कम देखने को मिलता है। कि छत्तीसगढ़ बेसिन में इसका प्रभाव कम देखने को मिलता है। कम देखने को मिलता है। इस बात को समझेंगे क्या फर्क है, मिलता है, क्या कारण है इसके पीछे, ये एक बार नोट करो, बात को समझाएंगे। अगर आपको भारत की भौगोलिक स्थिति व विस्तार अच्छे से याद है तो ये सिचुएशन भी आपको जस्ट 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। उसमें याद क्या करना था कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन से के साथ में सीमा बना रहा है, ये जलीय है, स्थलीय है, कैसे नहीं है, मध्य भारत में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, कहाँ पर है। सभी को राज्य याद है? या नहीं याद है? ये कुछ इस प्रकार से भी इंडिया रहेगा, इसी प्रकार से। अगर राज्यों की थोड़ी सी रफली डायरेक्शन करें तो ये कौन सा आ जाता है? गुजरात। और गुजरात के साथ में यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से महाराष्ट्र है, गोवा है, गोवा के बाद में यहाँ पर वही कर्नाटक है और ये केरल है। बात रफली सी चलेगी, थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस मत लेना इस बात को। यहाँ पर तमिलनाडु है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है और इधर उड़ीसा है। आंध्र प्रदेश के ऊपर ही यहाँ पर तेलंगाना है और तेलंगाना के ऊपर ही छत्तीसगढ़ है। ये मैप है इस प्रकार से। यहाँ से ये सिचुएशन राज्यों की है। और राज्यों में जब प्रायद्वीप भारत पड़ा था, यहाँ पर पहाड़ियाँ थी, विंध्या और सतपुड़ा। पश्चिमी घाट इस ताप्ती नदी के नीचे से स्टार्ट हुआ था कुछ इस प्रकार से, या नहीं हुआ था? हुआ था। जब पहली शाखा यहाँ पर टकराई तो ये केरल में, कर्नाटक में और गोवा में बारिश करती है और उसके बाद में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ये वर्षा नहीं कर पाती है क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र है।
जब सेकंड में यहाँ पर मुंबई इसी प्रकार यहीं पास में था जो सालसेट द्वीप पर स्थित था, जब ये यहाँ से आगे चलती है तो इसमें एक जगह आ जाती है। अभी जगह कौन सी, नर्मदा, ये सतपुड़ा और पश्चिमी घाट के मध्य में। यहाँ से ये हवा क्या करेगी, आगे क्रॉस कर जाती है और क्रॉस करने के बाद में ये मध्य भारत में क्या करती है, अभी वर्षा ठीक ठाक कर लेती है, अच्छी मात्रा में कर लेती है। जबकि इसके नीचे क्या है, ये हवाएं इस पश्चिमी घाट को पार कर पाई क्या, नहीं कर पाई भी, क्योंकि ये ठंडी हवाएं आगे पर्वत आ चुका है, बारिश इसको पश्चिमी घाट के पश्चिम में ही करनी पड़ेगी। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ आ जाता है और छत्तीसगढ़ का जो बेसिन है वो क्या है भी, एक प्रकार से वृष्टि छाया क्षेत्र है। बातें सभी को आ रही है समझ में, या वैसे ही यहाँ बढ़ती जा रही हो भाई, कि ये हवाएं यहाँ पर आ रही और ये इस पर्वत से टकराई, इसके पश्चिम में बारिश कर देती है और ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वृष्टि छाया क्षेत्र है। सेकंड शाखा में क्या है, ये मुंबई में पहुंचेगी, महाराष्ट्र में पहुंचेगी, यहाँ से कुछ इनके बीच में स्पेस होने के कारण ये आगे चली जाती है और मध्य भारत में वर्षा करती है, जबकि छत्तीसगढ़ के बेसिन में इसका प्रभाव नहीं देखने को मिलता। ये एक वृष्टि छाया क्षेत्र है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो सेकंड शाखा आती है ये कहाँ पर वर्षा नहीं करती है, छत्तीसगढ़ के बेसिन में वर्षा नहीं कर पाती है। अब तीसरी शाखा आएगी, जो तीसरी शाखा यहीं से आगे चलेगी, यहां से आगे चलेगी तो यहां पर क्या था, ये क्षेत्र कौन सा था, गुजरात का, सौराष्ट्र और कच्छ में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद में इधर से अरावली के ये समानांतर आगे बढ़ती रहती है, अरावली के आगे समानांतर बढ़ती रहती है। जबकि यहीं पर राजस्थान के जैसलमेर में भी वर्षा नहीं हो पाती। इसके पीछे कारण क्या होता है ये अरावली है, इसके यहाँ पर पश्चिमी है और ये पूर्वी घाट है, ये पूर्व के साइड चलो आगे चलती रहती है लेकिन पश्चिम में आगे ये नहीं जा पाती। इसके पीछे कारण क्या है सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, भारत में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, कौन से राज्य में होती है, राजस्थान में होती है। तो कहां पे होती है भाई, मैंने तो आज तक यही पढ़ा है कि सबसे कम वर्षा तो भाई राजस्थान के जैसलमेर में होती है। क्या आपने और कुछ पढ़ लिया, पढ़ा है, याद रखा करो उस चीजों को। भारत में सबसे कम वर्षा लद्दाख में होती है 9 से 10 सेंटीमीटर, जबकि जैसलमेर में होती है 20 से 25 सेंटीमीटर। यहाँ से कम वर्षा होने का कारण क्या है, इस बात को थोड़ा सा और भी समझ ही लेते हैं, तीसरी शाखा बाद में लिखेंगे। हवाएं कैसे चलती है, हवाएं कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। हाई प्रेशर में क्या है, यहाँ पे क्या है, ठंड है और यहाँ पर क्या है, गर्मी है। जबकि जैसलमेर में क्या है भाई, बारिश नहीं हो पाती। हम ये बात सुनते आ रहे हैं कि राजस्थान में भाई सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ये बात तो सुनते आ रहे हैं और यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती। इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि जो जैसलमेर का एरिया है, दिन में तो क्या है, इसका लो प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन रात को ये जो रेत है क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, जिससे ये लो प्रेशर क्या है भाई उच्च दाब में बदल जाता है, जिससे यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती। बात ये आई समझ में भी, लॉजिक क्या है इसके पीछे कि जैसलमेर में सबसे कम वर्षा क्यों होती है, क्यों, दिन में तो वहां पर गर्मी है, वहां पर निम्न दाब बन चुका है, जैसे ही रात हुई और वो रेत क्या है, ठंडी हो चुकी है, तो ठंडी होने के बाद में क्या हो गया, उसका प्रेशर हाई हो चुका है, जिससे ये हवाएं उसकी ओर भाई रुख नहीं कर पाती, नाम मात्र से करती है, जिससे भाई 20 से 25 सेंटीमीटर वहां पर वर्षा होती है। आई बात समझ में। अगर लॉजिक पूछा जाए कि जैसलमेर में सबसे कम वर्षा किस वजह से होती है, तो भाई ये आपको पता होना चाहिए भाई, इस वजह से, क्योंकि दिन में तो वहां पर गर्मी और रात को भाई ठंड सबसे ज्यादा होती है, तो लो प्रेशर है वो मेंटेन नहीं रह पाता, उसका सीक्वेंस टूट जाती है, जिससे कम वर्षा होती है वहां पर। अब जो थर्ड शाखा आएगी, तीसरी शाखा, तीसरी शाखा 15 जून के आसपास 15 जून के आसपास गुजरात के
सौराष्ट्र और कच्छ में प्रवेश करती है। कच्छ में वर्षा करते हुए अरावली के समानांतर आगे बढ़ती है, या अरावली के साथ साथ आगे बढ़ती है, जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में वर्षा करेगी। जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में वर्षा करती है। पंजाब में वर्षा करती है और इसी जगह पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा भी यहीं पर टकराती है, और जिसके बाद और ज़्यादा भयंकर भी बारिश होती है। वो बाद में टकराएंगे, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा आगे लेकर आएंगे उस समय इसका जिक्र करेंगे भाई। ये अरब सागर की शाखा। अब हम करेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा। कर दें आज ही, लगे हाथ ही, बातें सीक्वेंस में बनी हैं, बढ़ते बढ़ते भाई चलो एक बात और बना ही देते हैं। चलो भाई, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये क्या भाई तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में बारिश कर पाएगी या करेगी या नहीं करेगी? करेगी। बंगाल की खाड़ी की शाखा हाँ, पहले डिसाइड कर लीजिए भाई। बंगाल की खाड़ी की शाखा हाँ भाई, और ज़्यादा ना हो तो वोट डाल लो भाई। कहीं ना कहीं एक पेटी रखे हुए करती है, नहीं करती है, पूर्ण बहुमत के साथ में चले जाना आगे। नहीं करेगी ना? क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वह पूर्वी घाट के समानांतर हो जाती है। कैसे हो जाती है? ये प्रायद्वीप भारत रहेगा। प्रायद्वीप भारत में ये कैसे हवाएं आ रही हैं? हवाओं का रुख इस प्रकार से है, जब ये पश्चिमी घाट से टकराने के बाद में इन्होंने इधर तो ये अरब सागर की शाखा ने क्या है भाई बारिश कर दी है, लेकिन जैसे ये बंगाल की खाड़ी की शाखा में आगे चली जाएगी तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में ये वर्षा नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि ये इसके समानांतर हो जाती है भाई। ये अभी भी क्या है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का एरिया भाई सूखा है। बंगाल अरब सागर की शाखा आ चुकी है और बंगाल की खाड़ी की शाखा भी यहाँ पर क्या है भाई आगे आ चुकी है, और लेकिन तमिलनाडु में कोई प्रकार की वर्षा नहीं हुई है, आंध्र प्रदेश में भी किसी प्रकार की वर्षा नहीं हुई है। फिर ये आगे चलती जाएगी भाई, आगे चलेगी तो फिर हमने पहले भी देखा था कि ये अराकोन योम पर्वत से टकराएगी और टकराने के बाद में पुनः भारत की ओर मुड़ जाती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा, यह शाखा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा नहीं कर पाती है। पीछे कारण क्या है? क्योंकि कारण क्या है भाई? ये कारण एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये
पूर्वी घाट के समानांतर आगे बढ़ती हैं, क्योंकि ये पूर्वी घाट के समानांतर आगे बढ़ती हैं। बातें आई समझ में? फिर हम ये आगे चलती जाएंगी, ये बांग्लादेश में पहुंचेंगी। बांग्लादेश में पहुंचने के बाद में थोड़ा और आगे चलेंगे। ये पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ी बहुत बारिश करती हैं, लेकिन उसके पहले क्या है, जो अराकोन योम पर्वत है उससे टकरा जाती हैं भाई। इसको दोबारा से फिर से समझ लेते हैं। अराकोन योम पर्वत कहाँ पे था? ये म्यांमार में स्थित था और म्यांमार में कुछ इस प्रकार से बना हुआ था ये। और जो अंडमान निकोबार यहीं पर था ना, ये इसी के अवशेष थे क्या? अराकोन योम पर्वत श्रृंखला के अवशेष देखने को मिले थे क्या जब हमने अंडमान निकोबार के द्वीप पढ़े थे? तब ये इसी के अवशेष हैं। जब ये यहाँ से आगे बढ़ रहा है, आगे चलता जाएगा, ये अराकोन योम पर्वत से टकराएगा और टकराने के बाद में क्या है भाई, ये पुणे से भारत की ओर मुड़ जाता है। पुणे से भारत की ओर मुड़ जाता है भाई। ये एक नेचर की देन है और ये हमेशा ऐसे ही होता आ रहा है। इसमें कोई भी मानव का किसी भी प्रकार का रोल नहीं है। जब ये आगे बढ़ेगा तो इसकी एक शाखा तो ये उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा की ओर आगे आ जाती है, जबकि दूसरी शाखा मेघालय और ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवेश करती है। आई भाई, अराकोन योम पर्वत तो याद होगा आपको, भी इसका जिक्र किया था या नहीं किया था? किया था। तो वही आगे लिखो फिर आप। यह शाखा म्यांमार में स्थित अराकोन योम पर्वत से टकराने के बाद भारत की ओर मुड़ जाता है। भारत की ओर मुड़ जाती है। इसकी एक शाखा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की तरफ आती है, या कह सकते हैं कि इसकी एक शाखा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में वर्षा करती है। इसकी एक शाखा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में वर्षा करती है। और हरियाणा और पंजाब में क्या है भाई, इस समय अरब सागर से भी एक शाखा आई हुई है, जो कि जस्ट अभी पढ़ी है मैंने, कि जो अरब सागर की तीसरी शाखा है अरावली के साथ साथ आगे बढ़ती है, जो कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में बारिश करती है। तो ये कहाँ पर टकराती हैं? ये कहाँ पर टकराती है? यहाँ हिमालय था 3 प्रकार से, फिर महान था, मध्य था और शिवालिक था। इस प्रकार से थे या नहीं थे भाई? याद है? महीने पहले की बात है। तो जब ये आगे बढ़ रही है तो आगे बढ़ेगी, यहाँ से अरावली है और अरावली से ये भी आने वाली शाखा यहाँ पर है। जब ये बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा यहाँ पर कौन से क्षेत्र में टकराती हैं? ये शिवालिक क्षेत्र में टकराती हैं भी। और यहाँ पर शिवालिक क्षेत्र से आगे ये जा नहीं पाती। क्यों नहीं जा पाती भी? शिवालिक क्या हिमालय आ चुका है। ये हवाएं कैसी हैं? ठंडी हवाएं हैं, नरम हवाएं हैं और
अगर इसको क्रॉस करना होगा तो क्या होगा, गर्म होना पड़ेगा, गर्म होगी तो ये बाद में ये वहाँ पर वर्षा नहीं कर पाएंगी। जब ये दोनों की दोनों शाखाएं यहाँ पर टकराती हैं तो शिवालिक क्षेत्र में भी बहुत बारिश करती हैं, और शिवालिक क्षेत्र में बहुत बारिश करती है तो जिससे भी घग्गर नदी आती है, और यमुना है, इस क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। इसी के साथ में इससे आगे थोड़ा सा और चलेंगे तो ये उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा बारिश करती है, जिससे गंगा नदी और ज़्यादा क्या है भाई फलों में चलती है। गंगा नदी में अभी बाढ़ आई हुई है, उसके पीछे कारण यही है कि ये मानसून बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा वहाँ पर क्या है भाई टकराने के पहुँच चुकी है। अलग अलग पहुँचे तो भी, अगर मिक्स पहुँचे ना तो भी बहुत ज़्यादा ये तबाही मचा देती हैं और बहुत ज़्यादा वर्षा करती हैं। ये बातें आई समझ में यहाँ पर भाई। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, लद्दाख में होती है। और लद्दाख में क्यों होती है, क्योंकि जब ये शिवालिक से टकराती हैं तो टकराने के बाद में क्या है, हवाएं नरम है तो इसको वर्षा करेंगी, क्रॉस करेगी तो इसको क्या है गर्म होना पड़ेगा, गर्म होगी तो ये क्या हो जाती हैं, सूखी हवाएं हो जाती हैं। तो इसीलिए भाई लद्दाख में सबसे कम वर्षा हो पाती है। इसी कारण से भाई अगर सबसे कम वर्षा पूछी जाए तो लद्दाख में, और ऑप्शन ना हो तो भाई जैसलमेर करना ही करना पड़ेगा। अगर जैसलमेर ऑप्शन में है और लद्दाख भी ऑप्शन में है तो भाई क्या होगा, राइट आंसर लद्दाख होगा। वरना जैसलमेर तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये क्या होगा, जिससे टकराती है और भाई शिवालिक क्षेत्र में भारी बारिश करती हैं। इसको नोट करिए आगे। शिवालिक क्षेत्र में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा टकराती हैं। बंगाल की खाड़ी की शाखा टकराती हैं और भारी वर्षा करती हैं। और भारी वर्षा करती हैं। ये बातें भाई उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब जो अराकोनयोम पर्वत से टकराने के बाद में दूसरी शाखा है ये मेघालय और असम या ब्रह्मपुत्र घाटी की ओर प्रवेश करेंगे। जब ये मेघालय में प्रवेश करती है तो वहाँ पर क्या है, गारो, खासी और जयंतियाँ तीन पहाड़ियाँ हैं। उस क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश होती है। और सर्वाधिक बारिश होने के पीछे कारण क्या है भाई, क्या कारण है, और ये कारण एग्जाम में पूछा गया अभी, किस वजह से मेघालय क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश होती है। क्या कारण है कि एक जगह पर सर्वाधिक बारिश हो जाती है। आगे चले। अराकोनयोम से टकराने के बाद में दूसरी शाखा अराकोन योम पर्वत से टकराने के बाद दूसरी शाखा मेघालय और ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र घाटी में वर्षा करती है। मेघालय में स्थित गारो, खासी और जयंती की जो पहाड़ियां हैं उसमें क्या है भी, उसकी आकृति आती है, वो कीप की आकृति की पहाड़ियां हैं, जिससे उसमें हवाएं फंस जाती हैं और भारत की सर्वाधिक वर्षा करती है अभी। मेघालय में
स्थित गारो खांसी और जैंतिया की पहाड़ियां स्थित हैं। जिसमें भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है क्योंकि उसकी आकृति कीप के आकार की आकृति है, स्थित है जिसकी आकृति कीप की आकृति के कारण उसमें भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है। वन लाइनर लिख लेना भाई, जिसकी आकृति कीप की आकृति होने के कारण मानसून की हवाएं इसके मध्य में फंस जाती हैं। मानसून की हवाएं इनके मध्य फंस जाती हैं और मेघालय के मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है, जिससे मेघालय के मौसिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। मौसिनराम में भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है। जब सर्वाधिक वर्षा होगी तो वहां पर क्या है भाई, हुमस क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अब अपने यहाँ पर आज की सिचुएशन कैसी बनी हुई है, अभी सबसे ज्यादा हुमस है। हुमस को अगर शुद्ध वर्ड में बात करें तो क्या है, एक आर्द्रता है। आर्द्रता का मतलब क्या होता है कि नमी से भरी हुई वायु, यही आता है कि यानी कि नमी के साथ में वायु जो चल रही है उसको हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। तो भारत में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है, मौसिनराम। भारत में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान मौसिनराम। भारत में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान। आई बात समझ में भी, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है, मौसिनराम। मौसिनराम कौन सी पहाड़ी पे आता है, गारो खांसी और जैंतिया की पहाड़ियां थी। जब हमने मेघालय का पठार पढ़ा था तो कौन सी पहाड़ी पे आया था ये भी, गारो खांसी। खांसी पहाड़ी पर क्या है भाई, ये मेघालय स्थित है। पठार पढ़ा था तो कार्बी एनलॉग पठार पे, ये पठार में स्थित है मौसिनराम, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। और इसी के साथ में चेरापूंजी भी से भी संबंधित कोई बात आती है। इन दोनों में क्या फर्क है भाई, वो आप लोग कल मेरे को बताओगे क्लास स्टार्ट होने से पहले भाई। एक मौसिनराम है और एक चेरापूंजी है, इन दोनों में क्या फर्क है भाई। तो आज की बात भाई सभी को समझ में आई अच्छे से। किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो, अगर भाई किसी प्रकार का डाउट नहीं है तो इसी को आगे भाई कल कंटिन्यू क्लास में करेंगे और जो भारत में मानसून का निगमन है उसको देखेंगे भाई।